हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या आप बीएससी कर रहे हो, उस तीनों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर भी है वो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वो है गुरुत्वीय त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी डिफिनीशन, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, और पृथ्वी से h ऊंचाई जाने पर या d गहराई जाने पर क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले होता क्या है, तो त्वरण, यानी फिजिक्स में हमेशा कहा है कि नाम पर अगर आप ध्यान देंगे, त्वरण आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। क्या कहते थे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब गुरुत्वीय त्वरण अगर लगा है तो इसका मतलब क्या कहा जाएगा कि गुरुत्वीय बल के कारण जो वेग में परिवर्तन की दर होगी उसे हम गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। करा गुरुत्वीय, तो अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को आकर्षित करती है और सभी जो हमारे चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कि हमने चौक लिया है और इस चौक को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, जैसे न्यूटन के सर पर सेब गिरा था, तो यहाँ पर ये क्या है, रेस्ट में है। जैसे इसको हमने छोड़ा, ये स्पीड से आकर हमारे इस हाथ पर गिर रहा है। तो हमने पाया क्या कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी, पर यहाँ पर हाथ पर पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी बढ़ गई थी। तो यहाँ क्या हुआ, वेग परिवर्तन हुआ, और किसके कारण, किसकी ओर जा रहा था, मेरे हाथ की ओर नहीं, पृथ्वी की ओर जा रहा था, पृथ्वी के केंद्र की ओर। वो तो पृथ्वी की सतह और उसके बीच मेरा हाथ था, तो इस पर रुका हुआ है। तो हमने तुरंत यहाँ पर कहा कि ये जो स्वतंत्रता पूर्वक है, जो फ्री फॉल बॉडी है, तो वो उस पे लगने वाला एक्सेलरेशन, मतलब उसमें होने वाले वेग परिवर्तन की दर को जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगर डिफिनीशन एक लाइन में कहा जाए कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम सीधा सीधा कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी फ्री फॉल बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाले वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाएगा। अब बार बार आप बात कर रहे हैं किसके, गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण के बल का जो न्यूटन का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, वो पढ़ा हुआ था F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमने मान लिया कि जो पृथ्वी है इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, तो कैपिटल M ले लिया। ये जो चौक हमने गिराई थी इसका मास हमने स्मॉल m मान लिया, ये स्मॉल m हो गया। और पृथ्वी के केंद्र से दूरी अगर r है तो लगने वाला बल हमारा क्या हो गया, F बराबर G m1 कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो हमने कहा इस बल से ये अपनी ओर खींच रही है। अब जब हमने कहा कि पृथ्वी और इस जो हाथ से हमने छोड़ा उसके पीछे मेरा हाथ आ गया, तो इस हाथ पर भी अभी भी लग रहा होगा, और अभी भी लग रहा है, लेकिन हम इसको जाने नहीं दे रहे हैं। तो हमारे हाथ पर कुछ तो अनुभव हो रहा होगा उस बल का, और उसी बल को वस्तु का भार कहते हैं। जब किसी वस्तु को हम अपने हाथों में उठाए हुए हैं, उस समय उस वस्तु पर, पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुभव हो रहा है हमें यहाँ पर अपने हाथ पर, यही इस वस्तु का भार हुआ। तो अगर भार है तो हमने कहा कि ये किस से जा रहा था, एक्सेलरेशन से। तो हमने पढ़ा, हमने माना कि G स्मॉल g डिनोट करते हैं कि इसको गुरुत्वीय त्वरण को, उससे वो जा रहा था। इसका मास कितना माना था, m। तो न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार, न्यूटन के बल के नियम के अनुसार F बराबर m में होता है। तो वो जो बल लग रहा था वो बल किसके बराबर होगा, वो बल बराबर न्यूटन के नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर mg होगा। और वही भार ही है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। अगर इन दोनों की तुलना कर दी जाए, मतलब इन दोनों की तुलना कर दी जाए तो क्या दिख रहा है,
जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर, जहां जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल जी क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है मास ऑफ द अर्थ और आर क्या है पृथ्वी के केंद्र से दूरी। ये हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध आ रहा है। तो हमने जी की परिभाषा की बात कर ली, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध पूछा जाता है, हमने उसकी चर्चा कर ली। अब हम यहां पर देखते हैं कि पृथ्वी तल पर कितना होगा। अगर हमने माना कि पृथ्वी के तल पर है तो केंद्र से दूरी वही होगी जो पृथ्वी की रेडियस होगी, और अगर हमने यहां सतह की बात की तो सतह पर अगर रेडियस आर है तो हम कह सकते हैं आर ई लगा देते हैं, जिससे अर्थ हो गया, और यहाँ एम ई लगा देते हैं, जिससे मास ऑफ हमें पता लगे कि एम ई क्या है मास ऑफ अर्थ, आर ई क्या है पृथ्वी की त्रिज्या। तो हमें जी की वैल्यू मालूम है। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि अगर पृथ्वी से एच ऊंचाई पर आए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुरंत हमने यहां पर क्या ले लिया, मान लिया ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी की जो रेडियस हम मान लेते हैं, हमने माना कि ये केंद्र है, इसकी रेडियस हमने आर ई मान ली। इस सतह पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास स्मॉल एम था। अब जैसा कि फार्मूला कह रहा है इस सतह पर जी का मान क्या होगा, जी एम ई अपान आर ई, यहां एम ई क्या है मास ऑफ द अर्थ है। अब कहता है कि अगर इस अर्थ सतह से हम ऊपर की ओर जाना शुरू करें, ऊंचाई पर जाना शुरू करें, तो हमने माना कि हम यहां पर आ चुके हैं। ये बिंदु पृथ्वी तल से कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर है। ये हमने यहां माना क्या एच हाइट पर है। अब एच हाइट पर है तो जी का क्या वैल्यू होगी। फार्मूला दिखा रहा है कि जी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, कैपिटल जी पर जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पृथ्वी की सतह पर हो, पृथ्वी के अंदर हो, ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो, जी की वैल्यू नहीं होती। तो हमने कहा कि इस बिंदु पर जी डैश जो है बराबर होगा जी के। अब यहां पर भी पृथ्वी के पूरे मास के कारण था, यहां पर भी जो बल लगेगा पृथ्वी के पूरे मास के कारण लगेगा, तो ये हमारा क्या होगा जी एम ई होगा। हाँ, लेकिन जब सतह पर थे तो केंद्र से दूरी कितनी थी आर ई, और एच हाइट पर है तो दूरी कितनी हो गई आर ई प्लस एच। तो हमारा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर होगा, यहां पर ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का स्क्वायर। तो ये देखिए ये जी का मान कहां है पृथ्वी की सतह पर, ये कहां है पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर। तो क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव पड़ने के लिए कह रहा है कि चलो इसका अनुपात निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या प्रभाव पड़ा, तो हमने यहां पर अनुपात निकाला जी डैश अपॉन जी, जी डैश की वैल्यू कितनी है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो जी एम ई से जी एम ई कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब इसका मतलब यहां आर स्क्वायर कॉमन ले लें, यहां तो आर स्क्वायर है, यहां आर को कॉमन लेने बाहर आएगा आर स्क्वायर, हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो जी डैश अपॉन जी आया है, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा जी इंटू वो बचा है 1 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर का पावर -2। अब ये हमें देखने से लग रहा है कि एक ध्रुपद पद है, मतलब कह सकते हो एक बाइनोमियल टर्म है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कहता है
कि 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। एच क्या है पृथ्वी तल से ऊंचाई, आर हमारा क्या है रेडियस, ये लगभग 6400 किलोमीटर होती है। ये कितना जाओगे पृथ्वी से कितना ऊपर जाओगे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इतनी स्मॉल होती है ये वैल्यू कि इसकी हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो केवल कितना लेते हैं पहले दो पर 1 प्लस एन एक्स, एन पावर को शो कर रहा है जो कितना है -2 और x यहां पर क्या है h अपान r। तो ये लगभग जो बराबर होगा g डैश की वैल्यू वो होगी 1 एन हमने -2 इधर किया यहां माइनस हो जाएगा 2h अपान r e 1 माइनस 2h अपान r e। ये हमारा आ रहा है कि जैसे जैसे h ऊंचाई पर जाएंगे g पर ये प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ रहा है देखने से लग रहा है कि h की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये टर्म बढ़ेगा 1 में से उतना वैल्यू घटेगी और अपनी वैल्यू घटेगी तो g डैश की वैल्यू थोड़ी g से कम होती जाएगी। निष्कर्ष निकल रहा है कि g डैश है g। जैसे जैसे आप सतह से ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे आपका g का मान घटेगा, जिसको इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हमने सतह पर निकाला तो GME अपान RE स्क्वायर, h ऊंचाई पर निकाला तो GME अपान RE प्लस h का होल स्क्वायर, प्रभाव निकाला तो देखा g के मान में कमी आ रही है। तो ये हमारा हो गया h ऊंचाई पर g का प्रभाव। अब हम बात करेंगे यहां पर लास्ट अपना टॉपिक कि अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएं, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो घट रही है, तो अंदर जाने पर बढ़नी चाहिए, तो बढ़नी चाहिए तो d गहराई पर क्या होगा। हम इस टॉपिक पर आते हैं, मैं इसको रख कर देता हूं 1 मिनट। तो यहां पर क्या हो जाएगा अब d गहराई पर तो हमने यहां पर सतह का मान तो वही दिया हुआ है, सतह पर यही रहेगा GME अपान RE का स्क्वायर। अब अगर गहराई पर जा रहे हैं फिर हमने पृथ्वी ले ली, ये मान लिया पृथ्वी है, ये केंद्र है, रेडियस हमारी क्या है RE। अब यहां से हम गहराई पर आ रहे हैं, ये हमने यहां पर गहराई ले ली, गहराई कितनी ले ली d ले ली। अब यहां पर भी हमने गोला बना दिया, जैसा भी मैंने कहा यहां पर कि पृथ्वी के पूरे मास के कारण उसके सतह पर और उसकी ऊंचाई पर लग रहा था, लेकिन अब सतह पर जो है वो तो पूरा मास है, लेकिन जब गहराई पर आए इतने तो गोला बचा और इसकी रेडियस क्या होगा, ये पूरा RE था ये d था, तो बचा कितना RE माइनस d। तो RE में दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें है मास में है। तो अगर मास का हमें निकालना हुआ यहां पर तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमने मान ली वो। पृथ्वी का शेप कैसा है, पृथ्वी का शेप है हमारा गोलाकार, गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r3। रेडियस कितनी थी, ये हो गया 4/3 पाई RE का पुट कर दिया तो g का मान क्या हो गया g इंटू रो इंटू 4/3 पाई RE का क्यूब अपान RE स्क्वायर है, ये इसको कैंसिल करेगा, g का मान आ गया 4/3 पाई 0 4/3 पाई 0 RE स्क्वायर को कैंसिल करेगा, क्या बचेगा RE। ये पृथ्वी की सतह पर आ गया। अब गहराई पर आते हैं तो गहराई में दूरी है वो कितनी है RE माइनस d, मतलब d आ चुके हैं, बचा कितना को दूरी RE माइनस d। मास कितना, पहले मास निकालना होगा, तो मास का फिर एक फार्मूला लगा। अब फिर एक फार्मूला कह रहा है कि m डैश मान लिया, m डैश बराबर क्या हो जाएगा रो, डेंसिटी कितनी रहेगी 4/3 पाई RE माइनस d का, क्योंकि अब जो बचा हुआ है इसकी रेडियस कितनी है
RE माइनस डी है, और RE माइनस डी है अगर यहां पर, तो हमारा रेडियस हो जाएगा RE माइनस डी का क्यूब। अब ये मास हो गया, ये फार्मूला है, G डैश की वैल्यू क्या होगी, तो G डैश की वैल्यू फिर वही फार्मूला, कैपिटल G मास कितना हो गया, रो इंटू 4/3 पाई RE माइनस डी का क्यूब, ठीक, अपॉन दूरी। अब इस बिंदु से केंद्र की दूरी कितनी है, RE माइनस डी, तो ये हो जाएगा RE माइनस डी का स्क्वायर, ये फिर कैंसिल करेगा, हो जाएगा 4/3 पाई 0 RE माइनस डी, ठीक। ये है आपकी G डैश की वैल्यू। ये है आपका जो सतह पर आया है पृथ्वी के, ये जो आया है गहराई पर आया हुआ है। प्रभाव क्या पड़ेगा, इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो G डैश अपॉन G अगर कर दिया, G डैश कितना देखिए 4/3 पाई 0 RE माइनस डी, और वहां कितना है 4/3 पाई 0 RE, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बराबर होगा इसके RE माइनस डी अपॉन RE, तो G डैश बराबर क्या हो गया, G इंटू 1 माइनस डी अपॉन RE। G डैश बराबर क्या हो जाएगा, G इंटू 1 माइनस डी अपॉन RE, RE अपॉन RE 1 माइनस डी अपॉन RE। क्या दिख रहा है, कह रहा है जैसे से गहराई में जा रहे हो तब भी तो G की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब सतह पर ही सबसे अधिक मान है, सतह के ऊपर जाओगे तब भी घटेगा, सतह से अंदर जाओगे तब भी घटेगा। इवन अगर केंद्र पर चले जाओ तो गहराई रेडियस से बराबर हो जाएगी, और गहराई रेडियस से बराबर हो जाएगी, इसका मतलब है RE अपॉन RE 1 माइनस 0, G का मान 0 हो जाएगा। G का मान 0 से मतलब कि केंद्र के बाद इधर इधर मान है, उसी के बीच में वो घूमती रहेगी। अगर माना कि पृथ्वी में पूरा एक छेद कर दिया, आर पार कर दिया पृथ्वी को, जैसे लगता है कि पृथ्वी के केंद्र में पानी है, क्योंकि हम ऊपर है इसलिए पानी को खींचना पड़ रहा है, नीचे छेद हो जाए तो पानी गिर जाएगा, पानी गिरेगा नहीं, वो केंद्र में ही रहेगा, तो ये केंद्र की ओर उस पर बल लग रहा है। और अगर आपने छेद कर भी दिया किसी तरीके से, माना कि पानी भी हटा दिया, एकदम आर पार दूरबीन जैसा दिख रहा है, इधर से आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे दूसरी ओर नहीं निकलेगा, वो केंद्र पर ही जाकर ऑक्सीलेट करता रहेगा। तो ये आपका G की वैल्यू है। तो D गहराई पर जाने पर फार्मूला होगा G डैश इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी अपॉन RE, और इसके पहले आपने H ऊंचाई पढ़ा हुआ था, G डैश इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन RE। दोनों केस में G की वैल्यू घट रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले बताया, BSc के हों, डिप्लोमा के हों, आप 11 के हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए आउट है। नोट्स के लिए मैंने पहले बता रखा है कि नोट्स के लिए आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसमें आपको नोट्स उपलब्ध रहेगी, उससे आप नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगले किसी क्लास में। धन्यवाद।